कितना टाइम लग जाएगा मैक्स टू मैक्स? 2 घंटे भी आप, मैं कह रही हूँ 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से 1 घंटा चलो यहाँ मान लो फिजिक्स का, 2 घंटे और बाकी आप घर पे जाके दे रहे हो ना, पार है, कोई रोक ही नहीं सकता। क्वेश्चंस की पीडीएफ, इतने क्वेश्चन हर टॉपिक पे, कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चंस की ऐसी पीडीएफ मैंने आपको दे रखी है। हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके, जितना चाहो बल्क में प्रैक्टिस कर सकते हो आप। 15 दिन है, एक बार आइसोलेट कर लो खुद को, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा यार। मैं कह रही हूँ दोस्ती कहीं नहीं जाएगी, ग्रुप में दोबारा रिसेंड कर दूंगी मैं आज, ठीक है। और ये तुम्हें लग रहा है ना यार ये मेरी फ्रेंड है, ये बुरा मान जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। 15 दिन बाद भी तुम्हें वही मिलेगी वो, और वो फिर भी मुंह बनाए मिलेगी, मैं बता रही हूँ। हाँ तो फिर करना ही नहीं ना, उसको मुंह ही बनाना है तो भाई छोड़ दो, 15 दिन बाद संभालते हैं। और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो इतने बल्क में फ्रेंड्स बनेंगे ना, बस पूरी लाइफ पड़ी है इंजॉय करने के लिए, बस अभी पढ़ लो। क्योंकि जो एटलीस्ट तुम जिस टारगेट के लिए सुबह उठ के यहाँ पे आ रहे हो वो तो पूरा हो, अगर वो भी पूरा नहीं होगा तो फायदा क्या यार उठने का, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लाइक किसी के मान लो 50 नंबर आए हैं और किसी के 70 आए हैं और 90 वालों का सिलेक्शन है, टेक एन एग्जाम्पल। तो तुम में और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फेल ये भी है फेल ये भी है। मोटिव होना चाहिए तुम्हारा कि इनमें जाना है, क्योंकि अचीव यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ होगा। हाँ तो मैं जिस एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, समझ रहे हो। और तुम्हें लग रहा है ना भाई लास्ट ईयर तो इजी था, हो सकता है भाई कोविड की वजह से उस पेपर को इजी सेट किया गया हो, या बाई लक हो, अब की बार हो सकता है टफ आ जाए, कुछ पता होता है इनका। अब तुम मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा कर दो ना यार, एक ही बार तो करनी है। 12 दिन बाद कोई नहीं बोलेगा अगर एग्जाम हो गया तो इन बुक्स को उठाओ। आर या पार है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे आज मोशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी करवाया है, जस्ट रिवीजन है, ठीक है। इसे स्लाइड से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया देखो, इनर्शिया दिया किसने था? गैलीलियो ने, ठीक है। हमारे एक साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो, उन्होंने टर्म बताई थी इनर्शिया के बारे में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक स्लाइड से ऐसे कुछ लिया उसने, ऐसे कुछ करके ली, यहां से उन्होंने क्या की, बॉल को आगे पुल किया, ठीक है। आगे यहाँ पे उसने हल्का सा फोर्स लगा के बॉल जैसे जैसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी बॉडी जब तक अगर वो इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे ना, तब तक तो ये रेस्ट में ही रही है। लेकिन उसने फोर्स टर्म को डिफाइन नहीं किया था। उन्होंने जस्ट इतनी चीज बोली कि कोई भी बॉडी वो जब तक मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। उन्होंने जस्ट ये बोला, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों चेंज नहीं करेगी, क्या ऐसा एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है जिससे वो चेंज कर पाएगी, ठीक है। तो मतलब उसने क्या बोला, बॉडी है रेसिस्ट करेगी, अगर उसके अंदर हम कोई चेंज कर रहे हैं ना उसका अपोज करेगी। The property of object by virtue of which it cannot change its state of rest or uniform motion along a straight line its own, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल रख दी, अब ये बॉल जब तक मैं ये रेस्ट में है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगी, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएगी, अपनी स्टेट को चेंज करेगी? नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने जस्ट ये बोला कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, वो जब तक रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, वो खुद से अपनी स्टेट को क्या नहीं कर पाएगी, चेंज नहीं कर पाएगी। उन्होंने इतनी बात बताई, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इनर्शिया इज अ अब उन्होंने बताया, अब डेफिनेशन दी उन्होंने, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। मतलब किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी। मास जितना ज्यादा होगा हमारा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। मैं आप लोगों को फिजिक्स की एक बात बताती हूँ, आप जितना क्लास लग रही ना उसमें भी बहुत ध्यान से, लाइक आपका पूरा कंसंट्रेशन यहाँ 1 घंटे में, तो आपको घर जाके आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगनी है रिवाइज करने में। लेकिन यहाँ पे जो मैं समझा रही हूँ ना, और ऐसा नहीं है कि कुछ बोरिंग तरीके से होता है यार, पूरा इंटरेस्टिंग वे से होता है। क्या हो गया चौकसी?
बैक में पेन है, क्यों? थोड़ा सा ना उसकी सिकाई कर लेना कमर की, और रात को कर ही लिया अगर, आई थिंक काफ़ी टाइम से चल रहा है ना ये पेन। हाँ तो रात को ना थोड़ा सिकाई वगैरह कर लिया अगर, आई थिंक रिलीफ मिलेगा। ठीक है, इनर्शिया के भी फिर कितने टाइप के होते हैं इनर्शिया हमारा? 3 टाइप्स का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या बोला कि कोई भी बॉडी है वो जब तक रेस्ट में रहेगी, कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सेल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, व्हेन बस और मोशन स्टार्ट टू मूव सडनली द पैसेंजर सिटिंग इट फॉल्स। ये एग्जांपल दे दिया इसने। ठीक है, एग्जांपल क्या लिया? कोई भी बस या ट्रेन एकदम स्टार्ट करती है चलना। ठीक है, अब मान लो हम बैठे हैं तो जब भी एकदम बस चलेगी हम पीछे की तरफ नहीं जाते ऐसे, है ना, हल्का सा बैकवर्ड फॉल होता है। तो वो किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मतलब हम क्या कर रहे होते हैं? अपोज कर रहे होते हैं। किसका? मोशन का। क्यों अपोज कर रहे होते हैं? हम, हमारी बॉडी उस टाइम पे क्या होती है? बस भी रेस्ट में है, हमारे फिट बस के फ्लोर को टच कर रहे होते हैं, वो भी रेस्ट में ही होते हैं। लेकिन जैसे ही बस चलना मूव करती है हमारे फिट क्या करना शुरू कर देते हैं? वो भी तो साथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन अपर बॉडी हमारी किस में होती है? रेस्ट में। तो एकदम वो क्या करेगी उस मोशन का? अपोज। अगर बस आगे की तरफ जा रही है तो हमारा जो फॉलिंग होगी वो कहाँ होगी? बैकवर्ड। ठीक है, समझ आया? अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की। व्हेन अ मूविंग बस और ट्रेन, अब ये वही बात हो जाएगा, मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सडनली हम स्टॉप करेंगे तो हमारा जो फॉलिंग होगी वो कहाँ होगी? फॉरवर्ड, है ना। कभी देखा है, लाइक हम बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, सडनली आगे कुछ आ गया, ठीक है, तो एकदम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं ना हमेशा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है? वी कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम रेन बाय अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हम जब यूज करते हैं हम बारिश में भीगते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बारिश की ड्रॉप आके अम्ब्रेला पे गिरती है वो उसकी क्या कर देता है? डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कभी देखा कर्व वगैरह पे जाते हैं हम तो हम हल्का सा ना बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ऐसे झुक जाते हैं, है ना। क्यों? एक्चुअल में हमें जाना तो सीधा होता है। हमारी बॉडी कैसे होती है? मान लो यहाँ पे कोई टर्न है, मेरी बॉडी ऐसे आ रही है बस के साथ में, ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे टर्न करूंगी मेरी बॉडी उसका अपोज करेगी। क्यों अपोज करेगी? मुझे क्या था? मुझे तो सीधा चलना है, लेकिन एकदम वो टर्न हो गया तो बॉडी बैलेंस करने के लिए हम हल्के से साइड में झुकते हैं। समझ आई इनमें कोई डाउट? कोई डाउट? ओके। फोर्स, फोर्स के बारे में तो आई थिंक सबने सुना होगा, है ना। क्या? पुश और पुल। ठीक है, किसी भी बॉडी को हम या तो पुश करते हैं या क्या करते हैं? पुल करते हैं। आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा, आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी गेट पे लिखा होता है ना, पुश या पुल। तो फोर्स क्या होता है? इज अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। क्या करता है ये? या तो पुश या पुल से हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, साइज, शेप ऑफ द बॉडी। बलून वगैरह को हम अगर ऐसे पुश करते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। तो ये हम फोर्स की हेल्प से करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? सबको पता है, न्यूटन होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2। ठीक है, फोर्स कैन बी कैटेगराइज इन 2 वेज। कौन कौन से वेज में कैटेगराइज किया है हमने? पहला हमारा क्या हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स। दूसरा क्या होगा? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी कॉन्टेक्ट फोर्स की। कौन से हैं? नाम से भी पता चल रहा है, जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, टेंशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, ये सारे हमारे क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। यहाँ पे फ्रिक्शन भी यूज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, कौन से हो गए हमारे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस याद रखो अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फोर्स बोला ना। अगर आपने याद देखा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मैंने Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स लिए थे, सेपरेट किए थे r डिस्टेंस के साथ में, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो गया? ग्रेविटेशनल, सेम उसमें भी डिस्टेंस होती है ना, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, सेम मैग्नेटिक वाले में भी ऐसे ही था। तो ये सारे फोर्स हमारे कौन से हो गए? एक्शन फोर्स। ठीक है, अब मैं बात करूंगी इंपल्सिव फोर्स की। अब देखो इंपल्सिव, हम कहते हैं ना यार तेरा नेचर है ना इंपल्सिव है ना, नाम से भी थोड़ा आप कुछ वर्ड्स से ना उनके मीनिंग से आपको उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। इंपल्सिव फोर्स कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे लगते हैं, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, ठीक है, एंड प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन द मोमेंटम। और मोमेंटम के अंदर क्या कर देते हैं? लार्ज चेंज को प्रोड्यूस करते हैं। उसको हमने कौन से फोर्स बोला?
इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? अब मैं बात करूंगी लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है? क्या होता है लीनियर मोमेंटम? द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मोशन मतलब जितना, अगर मैं मोशन के अमाउंट की बात करूं, एक बॉडी के अंदर जितना मोशन प्रेजेंट होता है वो हमारा किस में कंसिडर होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी, सबको पता है ना? तो लीनियर मोमेंटम हमारा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय पी। पी से इसको डिनोट करें। बहुत बार ना हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, इतना हलवा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में एग्जामिनर। ठीक है, आपसे इसी का पूछ लेगा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। हो सकता है वो आपको ऐसे दे दे, P इज इक्वल टू mv, L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का mv, या फिर कुछ और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी SI यूनिट की बात करूं तो मैं क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा? m1 L1 T-1। ठीक है, आपको सबके जो भी मैं अभी लिखवाई है ना, जितनी भी टर्म्स मैंने आपको पहले भी जो करवाई है, इवन पहले तो आया नहीं, अब आएंगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ है इंपॉर्टेंट मेन, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और एक कभी टीचर पढ़ाए ना, साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो, बोला करो, साथ में रिस्पॉन्स दिया करो। नींद नहीं आएगी, बोर नहीं होगे, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहेगा आप लोगों का, और चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। ठीक है, और पढ़ लिया करो यार फिजिक्स। आते ही ना तुम डेली मेरे को ऐसे सुनवा देते हो, कभी सर कभी मैम, वो भी अपनी जगह सही है, तो थोड़ा पढ़ लिया करो। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? डायरेक्शन क्या होगी? एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे ये होता है ना। ठीक है, अब मैं बात देखो, इम्पल्सिव फोर्स आपको पता चला। ठीक है, मोमेंटम इसी में आएंगे, करवाऊंगी वो, कल आएगा पूरा क्रॉस डॉट, क्योंकि वो थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है ना। आज पूरा थ्योरेटिकल बता दूंगी जितना भी होगा, फिर 2 दिन में ट्राई करेंगे हम इसको खत्म करें। ठीक है, अब मैं बात करूंगी इम्पल्सिव की, इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, आप लोगों ने कभी देखा है जो क्रिकेटर होते हैं वो जैसे ही बॉल को कैच करते हैं हल्का सा हाथ नीचे करते हैं, है ना? एग्जैक्टली, वो वहां पे जो फोर्स आपकी बॉल, और कभी देखा हो ऐसे नॉर्मल अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी के सिर में बॉल लग जाए तो हल्के से भी सिर फट जाता है ना? और लेकिन वो कैच भी करते, इतने ऊपर से बॉल स्टिल उसको कैच करते हैं नीचे की तरफ। कभी देखना हार्ड फर्श पे जंप करके देखना, पैर मतलब बड़ा दर्द होगा। ठीक है, अब उसमें करके देखना, मिट्टी में रेता होता है ना, बालू रेता, उसके अंदर मिट्टी के अंदर करके देखना, नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारे किसके एप्लीकेशन से? ये भी इम्पल्सिव। ठीक है, इम्पल्स की। द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स एंड टाइम विच एक्ट्स इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, किस किस का प्रोडक्ट है? फोर्स और टाइम का। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन सेकंड, यहां से निकाल सकते हो, इसकी न्यूटन होगी, इसकी सेकंड होगी। ठीक है, और डायमेंशन इसका क्या हो गया? m/L/T-1। और इसका याद रखोगे, मोमेंटम का भी क्या था? सेम है, m/L/T-2। ठीक है, कंपेयर करके याद क्या करो, ऐसे चीजें याद रहेंगी। ठीक है, और ये भी कैसी क्वांटिटी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन भाई साहब आए भाई गैलीलियो के बाद, उन्होंने भी बताया, उन्होंने अपने लॉज दिए। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? देखो, गैलीलियो ने जो लॉ दिया ना, उसी को हल्का सा उसने मॉडिफाई कर दिया। गैलीलियो ने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी है, अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगी, है ना? अब न्यूटन ने क्या बोला कि कोई भी बॉडी है
वो अगर स्टेट कौन सी स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, आइदर कौन सी स्टेट में, मोशन की स्टेट में है, तो वो जब तक अपनी स्टेट को गेन किए रखेगी तब तक एक्सटर्नल फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा हो कोई बॉल है, ठीक है, हमने उसको किक किया, चली भाई, चलना शुरू कर दिया, लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो झूठा है, न्यूटन तो ऐसे कैसे बात हुई, तो अपने आप रुक गई, मैंने तो रोका भी नहीं भाई, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है, आफ्टर देन वो सम टाइम के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब देख तू चल रही है, फ्रिक्शनल फोर्स है तेरे पैरों में, ठीक है, तू चल रही है, अब तू ऐसी जगह जाना कि तुझे पहाड़ चढ़ना पड़े, ठीक है, तो तुझे ना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक, क्यों, वहां पे तो दो दो फोर्स हो जाएंगे, ग्रेविटी भी अपोज कर रही है, तो तुम फोर्स तो लगा रहे हो, तुम, अब मैं रुकी हूँ यहाँ पे, मैं चल इसलिए पा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों के साथ क्या कॉन्टेक्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स। तुम स्लिप होके गिर जाते हो, कब गिरते हो, फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाती है, तब स्लिप होते हो तुम, ठीक है, फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ, अगर तुम्हें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत जगह के लिए तो काफी अच्छी है फ्रिक्शन, पर बहुत जगह के लिए हम ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, रिड्यूस करना है तो तुम क्या करते हो, या तो ऑयल लगाते हो, तुम्हें कभी देखा है कि गेट की कुंडी भी, उस पर भी ऑयल लगाते हो, ग्रीस लगाते हो, है ना, हाँ, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और तुम चल रहे हो, तो अगर तुम अच्छे से चल पा रहे हो ना, इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारे साथ है, ठीक है, और गिर गए ना, मतलब साथ छोड़ दिया, नहीं, वहां पे तो ग्रेविटी नहीं होती भाई, तुम फ्रिक्शनल फोर्स तो तब होगा ना जब तुम जमीन पे उतरोगे, तब फील कर पाओगे, हाँ, ठीक है। और अब तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, वहां पे ज्यादा जोर लगता है, क्यों, ग्रेविटी का भी अपोज होता है वहां, इस वजह से, हाँ हाँ, ठीक है। और देखो इसने बोल भी दिया, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसे आ सकता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को बोला जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को, हलवा क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, नहीं देगा इसलिए एग्जामिनर, ठीक है, हाँ मैं वही कह रही हूँ, तो ध्यान भी रखना है, ठीक है। व्हेन ए कारपेट और ए ब्लैंकेट इज बीटन, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, चलो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं हम। कभी गांव में जामुन का पेड़ होगा, है ना, हम क्या करते हैं, जामुन के पेड़ को हिलाते हैं, बड़े ऐसे लालच आता है मन में, भाई खा ले, है ना, तो हम हिलाना शुरू करते हैं, क्या होता है, वो जामुन टूट के नीचे गिर जाती है, क्यों, अरे भाई हर जगह फिजिक्स है, बस तुम सोचते ही नहीं हो, वो रेस्ट में है, मान लो ये मेरा फ्रूट है, अब मैं इसको हिला रही हूँ, तो ये मेरा क्या रहा, ये तो भाई रेस्ट में ही रहा, मोशन मेरा किस में आई, मेरी जो टहनी थी वो किस में आ गई, मोशन में आ गई, फ्रूट किस में रहा, रेस्ट में रहा, भाई वो तो वही रहा, ये इसने क्या किया, मूव करना शुरू किया, वो नीचे टूट के गिर गया, ठीक है, हाँ फिर वो मोशन में आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसे ही कभी देखा घर में अगर बिस्तर बाहर लेके जाते हैं तो उनको फिर झड़काते हैं, धूल उठती है, कारपेट वगैरह, है ना, when a carpet or a blanket is bitten with a stick the dust particles separate out from it, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट में होते हैं, वो रेस्ट में ही रहना चाह रहे होते हैं, और हम उनको भाई चल उठ, हाँ ठीक है। if a moving vehicle suddenly stops then the passenger inside the vehicle bend outwards, वही वाली बात होगी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ समझ आया, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force, ठीक है, ये आपका क्या था, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ था, यही था। मैथमेटिकली का हम देखें इसका कितना हो जाएगा, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, थोड़ा ध्यान से देखो, लीनियर मोमेंटम P से, अब मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ, जहां पे भी रेट ऑफ का कंसेप्ट रहता है ना वहीं पे टाइम का भी आ जाता है साथ में, तो dp बाय dt, ठीक है, फोर्स यहाँ पे मेरा dp बाय dt हो जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम जी मुझे पता है, मैंने अभी पीछे पढ़ा है, किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है मेरा, मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ dmv अपॉन dt। अब मुझे पता है मेरी मास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगी, क्या बनेगा m
dv बाई dt। अब मुझे पता है dv बाई dt मेरा एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, f आपका किसके इक्वल हो जाएगा फाइनली, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आया? क्या हो जाता है क्वेश्चन पूछते ही, हैंग हो जाते हो? वही तुम ऐसे घबरा जाते हो, पता नहीं जैसे क्या आ गया। अब मेरे से तो तुम फैमिलियर हो रखे हो, ऐसे टेंशन ही नहीं लेनी, बता दिया करो ना। और बहुत क्या सर ये बोल ले, गलत था क्या? अरे कॉन्फिडेंस रह के बोल, अरे गलत ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्या, बेइज्जती हो जाएगी? अच्छा बेइज्जती हो जाती है, तुम्हारी इज्जत है, पहले मुझे ये बताओ भाई। एक तो बैगर की, भिखारी की और एक स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है। इवन आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। जो हर कोई बंदा हर चीज में परफेक्ट तो नहीं होता ना, तो बस बोला करो, नहीं बताया करो, तुम कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो देखो तुम सही बता रहे हो और कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो, तो सर चुप हो जाएंगे यार, वो चीज देखो ना। अब अगर तुम्हें थोड़ा हेजिटेट हो रहा तो मतलब क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। क्या वही मैं कह रही हूँ, बोला करो। और आधे से बार तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का आंसर पता होगा, तुम चुप बैठे रहते हो। बोला करो भाई, जो तुमने इतने 2-3 महीने से तुम नॉलेज ले रहे हो उसको बताओ दूसरों को, हमने इतना सारा गेन किया है। क्या अरे कुछ नहीं है, डरा मत करो। जो मतलब मैं बता रही हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या तुम्हें जान से मार देंगे? अगर मार देगा कोई, यहाँ कोई हाथ भी लगा देगा तुम्हें, 2 बार ऐसे बोलेगा चल ना सुषमा तेरे को ये भी नहीं पता, डूब के मर जाओ तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता, इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? कोई नहीं लेता भाई, इतना पागल कोई नहीं है। क्योंकि वो मेहनत करती है, वो लड़की जेन्युइनली मेहनत करती है भाई, नेचर भी तो हो जाता है ना। क्योंकि उसने मेहनत की होगी भाई, उसने फर्जी नंबर नहीं लिए होंगे। अच्छा ठीक है यार, फटाफट है ना, इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। न्यू कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लगानी बातें, जो ये पढ़ाई वाली बातें ना ये दिल पे लगानी है, ठीक है। कहीं इनको दिल पे नहीं लगानी, दिमाग पे लगानी, इनफैक्ट दिल विल तो कुछ होता ही नहीं है, दिमाग पे लगानी है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं बायो में पढ़ा होगा ना, ऐसे बोलते हैं मेरा दिल टूट गया, ओ भाई पागल है क्या, दिल टूट गया? दिल टूट गया तो तू सांस कैसे ले रहा है? हाँ वो तो तेरे सारे चैम्बर 4 के 4 ही अलग हो जाएंगे, तेरा ब्लड कहाँ से प्योरीफाई होगा, है ना। हाँ तो ये ना, ये कोई शेप होती है, बोले ये मेरे दिल की शेप है, ये शेप होती है हार्ट की, पागल बना रहा है यार, ऐसे नहीं होती, पता है ना कैसे होती है शेप। हाँ ठीक है, चलो जॉक्स अपार्ट, अभी थोड़ा इस पे आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? It is easier for a strong adult to push a full shopping cart than for a baby to push the same cart. Obvious ही बात है, जितना आप फोर्स किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने किसके बताया, लीनियर मोमेंटम, मास के, जितना ज्यादा आपका मास होगा, ठीक है, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे, किसके इक्वल आ गया था अपना, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब फोर्स जितना मैं बढ़ाऊंगी, चाहे मैं मास अगर मैंने बढ़ाया तो फोर्स भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा बैलेंसली काम करेगा। अगर मैंने मास बढ़ा दिया और फोर्स तो घटेगा ही नहीं, अगर फिर भी मैंने घटा दिया, एक छोटा बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बेटर तरीके से इसको कार्ट को कौन पुल कर पाएगा? अडल्ट को पुल कर पाएगा, है ना।
इट इज ईजियर फॉर ए पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं तुम्हें एक तो खाली बकेट दे दूं, एक पानी भर के दे दूं, इजी कौन सी होगी? खाली वाली इजीली कैरी कर लोगे, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे इंटरेस्टिंग है थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। अब देखो तुम एक्शन, वो हर जगह एप्लीकेबल है भाई। अब मान लेते हैं तुम अच्छा पढ़ोगे, तुमने एक्शन अच्छा किया तो रिएक्शन भी पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट में। अब तुमने हमारे सामने बोल रहे हो कि पढ़ते हैं मैम, पढ़ नहीं रहे, एक्शन तुम गलत कर रहे हो तो रिएक्शन रिजल्ट दिखा देगा, हमें कुछ नहीं कहना, समझ रहे हो? तो अब वो तुम 2 मारोगे, वो 4 मारेगा, फिर तुम 6 मारोगे, वो 8 मारेगा, पता चल रहा है दोनों का सिर फूटा हुआ है ना? ऐसे नहीं करना। तो क्या इसके अंदर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बोथ एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अब मैं हीरोइन बन के दीवार में एक पंच दूं, पता तो मुझे भी चलेगा ना, बाद में दर्द मुझे भी होगा, है, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये F1 क्या है? फर्स्ट बॉडी पे जो है, ठीक है, और F2 सेकंड पे है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो इसका, स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कभी देखा है? अगर हाँ ये आ ही गया, जंपिंग ऑफ ए मैन फ्रॉम अ बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर। हम कभी भी आगे जंप करते हैं, हल्की सी बोट पीछे जाती है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। वहां पे भी क्या होता है? थर्ड लॉ होता है, ठीक है। पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स, ठीक है। आपने आई थिंक ये तो 9th में भी की होगी ना, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हाँ। जर्क इज प्रोड्यूस, अभी कभी देखा है फायरिंग की है कभी किसी ने? फायरिंग चल नहीं की होगी, कोई बात नहीं। रियल गन से की है? एनसीसी थी किसी के पास? एनसीसी थी, हाँ एनसीसी में, हाँ। तो उसमें कभी आपने क्या फील किया होगा? हाँ जर्क लगता है, हल्का सा झटका लगता है, ठीक है। तो वो आपका किसका है एग्जाम्पल? न्यूटन थर्ड लॉ का। अब हाँ मैंने बहुत फायरिंग की है, तो हर साल हमारे तो कैंप्स लगते हैं, महीने में 2-3 बार, जितने बार भी, तो फायरिंग चलती रहती थी हमारी। हाँ मेरे पास, मैंने अपने उसकी एम की फ़ोटो भी ले रखी है, लाइक जो हमारा टारगेट होता है ना, बुलाई के अंदर होनी चाहिए थी 5 की 5, तो बिल्कुल सेंटर में जाती। चलो आगे देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ सुषमा बता क्या कह रही है? बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन बाय इट, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है नॉट, ठीक है, ये कर लेना। हाँ कर दूंगी भाई। क्या नहीं हुई? मोशन के यही दे रखे हैं भाई। मैंने आई थिंक आप लोगों को करवाया है मोशन, दिखाना मुझे चौक से, कोई बात नहीं, ये वाला भी दे देंगे। अभी ये भी करवाने हैं। हो गया इसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह आपको पता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये नोट्स भी ले लेना इनसे, बहुत बेसिक है, ठीक है। हाँ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी बच्चे में, डोंट वरी, ठीक है। और ये वाले भी ले लेना इनसे, ये बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तुम भी ले लेना ये वाले, ठीक है, हाँ निकलवा लेना इनका। बस ज़्यादा नहीं है यार, थोड़ा सा ही है ये, तो वेट वाला करेंगे और क्या करना है, रॉकेट
का फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ अरे इम्पोर्टेंट देख लेना बच्चे, टेंशन बताऊंगी आपको थोड़ा, और बस फिर ये नहीं है, ये नहीं है। देखो जी, हाँ। क्या हो गया? चौक से क्या हो रही है? अच्छा, खड़े खड़े गोलगप्पे खा रही है चौकसी। अरे मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ, मतलब तुम्हें भूख की याद भी आ रही है? चलो इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है? क्या हो रहा है मेरा? तो पैक करके लेके आ जाया करो ना भाई। लंच? हाँ चलो कोई बात नहीं, करेंगे आप सबको ठीक। एक बार इधर ध्यान दो, मॉडर्न वर्जन क्या इन लॉज का? अ बॉडी कंटिन्यूज इन इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। सेम बात है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में जब तक रहेगी, जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, ये बात याद रखनी है, हमेशा पेयर में अकर होगा। इफ अ बॉडी A exerts force on B, an equal but opposite force is exerted by body B on A. That means कि मान लो A F फोर्स अप्लाई किया A बॉडी ने, किसके ऊपर? B के ऊपर। ये इक्वल फोर्स अप्लाई करेगी किसके ऊपर? B बॉडी के ऊपर A बॉडी, ठीक है। ये बात कहना चाह रहा है ये, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, ये पेयर्स में आ रहे हैं, पेयर में होगा, ठीक है। अब देखो बात आई किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा मेरे सिस्टम का? कंजर्व रहेगा, ठीक है। हाँ, इसी वजह से तो कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि चेंज नहीं होगा। कब होगा? जब एक का बढ़ा देंगे, एक का घटा देंगे, तभी फोर्स के अंदर जब डिफरेंस आएगा तो फिर भी चेंज तो होगा, क्योंकि कुछ तो हो रहा है ना। अब देखो, लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बात क्या कहना चाह रहा है, लीनियर मोमेंटम आपका किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। बट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी करवाया तो मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइक जिस भी सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी काम कर रही है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर आप कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जिस सिस्टम में आपकी बॉडी काम कर रही है उसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला है। बट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है, ये पढ़ लेना बस। अच्छा, अब वेट की बात करते हैं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। वेट आपका किसकी, पहले तो मुझे बताओ, कांस्टेंट होता है वेट या वेरिएबल होता है? हाँ एग्जैक्टली। मून पे जाओगे तो आपका वेट कितना कम? हाँ, इट इज अ फील्ड फोर्स
द फोर्स विद विच अ बॉडी इज पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक फील्ड फोर्स है किस चीज का, जिस फोर्स के साथ बॉडी को कहां पे पुल किया जाता है, सेंटर ऑफ अर्थ के, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी की उससे। इट हैज मैग्नीट्यूड, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, mg, ठीक है ना, ऐसे बोलते ना, ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, ये आपका वेट किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल हो गया। अगर मैं पेरेंट लिफ्ट, अब लिफ्ट की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, सब बैठे हैं लिफ्ट में, अच्छा बैठ के कौन जाता है भाई बताना जरा, इतनी जोर से चिल्ला है, अच्छा सबने ट्रेवल किया ना लिफ्ट में, कुछ बता रही थी सुषमा उसको, हाँ फिर बीच में रुक गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रही, अच्छा कल ही गए थे वैन, चलो कल एक्सपीरियंस क्या आप देखते हैं। अब आगे से जब लिफ्ट में जाओ ना, वहाँ फिजिक्स लगानी है कि फील करनी है चीज़ें, ठीक है, कल फील किया था, करना था ना। When a lift is at rest, जब हमारी लिफ्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, या फिर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, वी कैन से यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हमारा आर किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी बॉडी का वेट होगा ना, अपेरेंट वेट, mg के इक्वल हो जाएगा, बॉडी के वेट के इक्वल। द वेइंग मशीन विल बी रीड एक्चुअल वेट, वही बात है, जो वेइंग मशीन आपका एक्चुअल वेट को ही करेगा रीड, ठीक है। अब देखो, व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो अपेरेंट वेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आर, क्या डाउनवर्ड, हाँ मेरा अपेरेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा, g प्लस ए, एक्सेलेरेशन के अंदर मेरी ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, जो तूने डाउनवर्ड बोला ना वो यहाँ है, ये ग्रेविटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। द वेइंग मशीन विल रीड अपेरेंट वेट विच इज मोर देन द एक्चुअल वेट, आपका जो वेट क्या हो जाएगा, अगर आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्चुअल वेट से आपका वेट ज़्यादा आपकी वेइंग मशीन वो करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जाओ ना लिफ्ट में, वही मैं कह रही हूँ, लेके जाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और फिर लिफ्ट में चढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन अ लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, जब नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो जाएगा, कम वेट दिखाएगा, ठीक है। द वेइंग मशीन आपका क्या शो करेगी, लेस वेट देन द एक्चुअल वेट। भाई ग्रेविटी का पूरा पंगा पड़ रहा है, जी का, हाँ हाँ, तो ग्रेविटी भी उसके अंदर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ग्रेविटेशनल का भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसका वेट बढ़ जाएगा। अब नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन जी वाले में से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। और जब अच्छा लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, क्या हो जाएगा देन, हाँ ठीक है, एकदम खराब होगी, स्टॉप होगी, एकदम नीचे आके गिर रही है, ठीक है। कभी कभी रुक भी जाती है, जरूरी नहीं हमेशा, हाँ हो जाता है, बहुत बार लाइट चली जाए तो रुक जाएगी, आप बैठे रहो फिर उसमें, ठीक है। mg माइनस जी इज इक्वल टू 0। अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स क्या हो जाएगा, 0। नहीं, हम शादी में गए थे एक जगह, वहाँ पे लाइट चली गई तो लिफ्ट भी रुक गई, उसमें बच्चे थे चिल्ला रहे होंगे पता नहीं, फिर थोड़ी देर में लाइट आई फिर उसको शुरू किया। अब देखो, इफ लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलेटिंग ग्रेटर देन g, देन द बॉडी विल लिफ्ट फ्रॉम फ्लोर टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। क्या बोला है, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g। अब देखो नीचे की, मैंने ये बोला था ऐसे, है ना, हम नीचे की तरफ आता है तो ऐसे ही कुछ था। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा a है वो किससे ग्रेटर है, g से ग्रेटर है, इट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है मेरी, देन द बॉडी विल लिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, नीचे से उतर के छत पे चिपक जाएगी बॉडी, ठीक है। क्या कह रही है, क्या कह रही है साक्षी, अरे नहीं नहीं चिपकेगी ऊपर, जिंदा तो रहेगी। अच्छा, रॉकेट इज एन एग्जांपल ऑफ किसका होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जांपल आ जाता है।
ठीक है, जैसे थ्रस्ट ऑफ रॉकेट आपका udm/dt हो गया, फिर आपको दे रखी इनिशियल टर्म कुछ, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, मैंने अभी भी आपको बताया, काफी डिस्कशन चला फ्रिक्शन पे तो अपना, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। जो मोशन हो रहा है उसका क्या करें, अब जैसे कि चौकसी कर रही है, क्रिएट फ्रिक्शन है, चले जा रही है, दिखा रही है ये एक्सपेरिमेंट करके, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस के पैरेलली एक्ट करेगी ये। Frictional forces are produced due to intermolecular interaction acting between the molecules of the bodies in contact. किसके बीच में होगा फ्रिक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, जहां पे हमारा कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, वहां के और हमारी बॉडी के जो इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में हमारा होगा, ठीक है। 3 टाइप की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपकी ओर को जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इसका ही एग्जांपल है काइनेटिक का। अगर मैं बात करूं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी बट एक्चुअल मोशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। देखो इससे पहले ना एक ग्राफ समझो, मान लो यहाँ पे आपकी फ्रिक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे एक बहुत हैवी सा मैंने बॉक्स ले लिया, उसको मैं पुश किए जा रही हूँ, अपनी उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ से मान लो यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक गई, उसके बाद क्या हुआ, एकदम जाके ये ऐसे हुई और फिर ये ऐसे स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी फ्रिक्शन लगी ना वो कौन सी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये वाली जो फ्रिक्शन होगी मेरी क्या होगी, लिमिटिंग, और ये वाली मेरी कौन सी होगी, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन आपकी सबसे इजी है, ठीक है, इजीली बॉडी मूव कर पाएगी। अगर मैं ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन की बात करूं तो कौन सी होगी बताना मुझे, ग्रेटेस्ट जहां पे ज्यादा ग्रेविटेशन आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा हो गया आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे जो आपका फोर्स है ना वो मैक्सिमम हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद वो मूव करना शुरू करती है, ठीक है। आता है इनका ऑर्डर बहुत बार, तो सबसे पहले लिमिटिंग, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक, समझ आया। अब ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। इट इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले, एग्जांपल भी ले सकते हो, हैवी सा बॉक्स है, अभी मैं इस लेक्चर स्टैंड को मैं पुश किए जा रही हूँ, नहीं हो रहा, एक टाइम पे मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया, फिर मैंने सुषमा को बुला लिया, भाई तू भी आ जा, ठीक है, फिर हम पुश कर रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो शुरुआत का मेरा फेज था जब ये हो नहीं रहा था वो मेरा कौन सा था, स्टैटिक, ओवर कर दूंगा, ठीक है मैम, तो वो एक बार इसको खत्म करते, ठीक है, वो मेरा कौन सा था, स्टैटिक था, और जिस फेज पे इसने थोड़ा सा मूव करना शुरू किया वो मेरा कौन सा हो गया, लिमिटिंग, और जिस टाइम पे हमने इसको मूव करवाना शुरू कर दिया अच्छे से हमारा कौन सा हो गया, काइनेटिक। कर लोगे, ये डेफिनेशन सी है, पढ़ लेना, कुछ है नहीं, हाँ ठीक है, समझ आया है।